आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे नेत्र चिकित्सक जिन्होंने आंखों की सेवा को एक आंदोलन बना दिया है। एक डॉक्टर, एक समाज सेवी और एक विजनरी हेल्थ लीडर जिन्होंने बिहार में आधुनिक नेत्र चिकित्सा को आम जन तक पहुंचाया। को फाउंडर और डायरेक्टर दृष्टि कुंज नेत्रालय डॉक्टर रणधीर झा जी, जिनके लिए आंखों की रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं, जीवन की गरिमा है, जिनका मिशन है हर आंख तक पहुंचना, हर अंधेरे को मिटाना। और इस मंच पर जब हम इरादों की बात कर रहे हैं तो सबसे साफ इरादे और सबसे सच्चे विजन वाले व्यक्ति को बुलाना जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ बिहार की बात के इस मंच पर स्वागत कीजिए डॉक्टर रणधीर झा जी का। सर, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, हम देखते हैं कि अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो आज हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से ग्रसित है। और ये भी कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ है वो आंखों से इसका कोई ना कोई रिलेशन है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो इससे उसका आंखों पे क्या असर पड़ेगा, इस बारे में थोड़ा बताएं। बहुत ही अच्छा और मतलब आम जन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है मुझसे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड होने वाला है। तो अभी तो डायबिटीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, बट आने वाले समय में डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस डायबिटीज़ और बढ़ने वाला है। और डायबिटीज़ को लोग सिर्फ एक ही तरीके से समझते हैं कि शुगर बढ़ गया और शुगर को कंट्रोल करना, लेकिन डायबिटीज़ एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। उसमें स्पेशली दो ऑर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक आँख और एक किडनी। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि उनके आँख पर भी डायबिटीज़ का असर हो सकता है। और अक्सर क्या है कि वो लोग आई स्पेशलिस्ट के पास तभी जाते हैं जब उनको आँख में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, उन्हें जो भी डायबिटिक डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग डायबिटीज़ को टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डायबिटिक्स पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोस होने के साथ ही अपना एक आई इवैल्यूएशन ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ से धीरे धीरे आँख के पर्दे में खराबी आना शुरू हो जाता है। आँख के पर्दे की जो खून की नलियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू कर देती हैं। वहाँ से प्रोटीन्स जो है सो आँख के पर्दे पे जमा होना शुरू हो जाता है और उससे आँखों की रोशनी चली जाती है। तो यदि हम समय रहते इस चीज़ को डायग्नोस कर पाएँ तो हम लोग उसको ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उनकी रोशनी को बचाया जा सकता है। इसीलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा हर डायबिटिक से कि वो कम से कम एक बार डायग्नोसिस के साथ ही अपना आई इवैल्यूएशन कराएं और उसके बाद अपने नेत्र चिकित्सक के संपर्क में रहें और जिस स्टेज में उनकी डिजीज़ है उसके हिसाब से साल भर में एक बार या 6 महीने में एक बार या जैसा डिजीज़ का स्टेटस है उसके हिसाब से आँखों की देखभाल या आँखों का जाँच कराते रहें। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले ही आपने ये बात कहा कि हमारा जो मुल्क है इंडिया वो डायबिटीज़ का कैपिटल बनता चला जा रहा है। हम इसका कारण आपसे जानना चाहेंगे, वजह क्या है? वजह बहुत कॉमन है। एक तो जेनेटिक मेकअप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ के कॉजेशन में। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन चीज़ है वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारे इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो लोग अपने आप को जब एनालाइज करेंगे तो आप ये एनालाइज करें कि दिन भर में हम लोगों ने कितना कैलोरी बर्न किया। हार्डली एनी। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कैलोरी बर्न नहीं हो रही है हमारी, बट हमने खाया ज़रूर है पीछे जाके अभी। बिल्कुल। सो हम एक्चुअली डायबिटीज़ इज़ व्हाट इट इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन द कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी लॉस। तो हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है उसमें हमने कैलोरी लॉस को तो धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है और कैलोरी का इनटेक हमने अकॉर्डिंगली बढ़ाते चले गए। तो दैट मीन्स हमने एक चीज़ को नेगेटिव किया और एक जो पॉजिटिव हमारा जो अच्छा लाइफस्टाइल था, इंडियन लाइफस्टाइल या इंडियन फूड हैबिट जो अच्छा था, उसको भी ख़राब कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत विकेरियस बैलेंस हो गया है और उसी इम्बैलेंस की वजह से डायबिटिक्स जो है सो बढ़ता चला जा रहा है। जी, और साथ ही सर हम देख रहे हैं कि अगर हम आईवीएफ के बारे में बात करें तो आज आईवीएफ का एक कल्चर हो रखा है और आज हर दूसरा या तीसरा इंसान कहीं ना कहीं आईवीएफ करवा रहा है और इस वजह से प्री मैच्योर बच्चे भी हो रहे हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्री मैच्योर बच्चों में रेटिनोपैथी की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत ही अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। जैसे कि खैर आईवीएफ के पहले भी हम लोग ये जानते हैं कि प्रीमेच्योरिटी एक कॉमन चीज़ है, बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है। बट यस, आईवीएफ के आने के बाद से प्रीमेच्योरिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है या ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा
मेडिकल फील्ड का आगे बढ़ना हमारे लिए घातक हो गया है। इसको ऐसे समझिए कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि प्रीमेच्योर बेबी यदि होते थे तो ज़्यादातर बेबी मतलब सरवाइव नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। अब क्या है कि हमने अपना नियोनेटोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया है कि आज के समय में 500 ग्राम का बच्चा भी सरवाइव हो जाता है। एक ज़माना था कि 2 किलो से कम वजन के बच्चे जो होते थे या 7 महीने के पहले वाले बच्चे होते थे, उनमें से हार्डली कोई सरवाइव करता था। तो हमने एक उपलब्धि ये हासिल की कि अब हम उन बच्चों को सरवाइव कर सके, और उसके साथ फिर हमने ये एक नई डिजीज़ को जन्म दे दिया। सो ये एक ऐसी बीमारी है जो देखा जाए तो मेडिकल साइंस ने खुद ने जन्म दिया है इसको। तो लेकिन ये है कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम लोग कैसे रोकें। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो बच्चे जो कि 2 किलो से कम के हैं या फिर समय से पहले जो जन्म ले रहे हैं, उन बच्चों का इमीडिएट आई इवैल्यूएशन होना चाहिए, स्पेशली इन द फर्स्ट मंथ, है ना। एक नारा दिया गया था हम लोग के द्वारा 30 दिन रोशनी के, मीन्स जो बच्चे 30 दिन के अंदर यदि उनको हम लोग इवैल्यूएट कर लें, उनको देखें कि उनमें कोई साइन एंड सिम्टम्स, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, आरओपी इस बीमारी को बोला जाता है, यदि आरओपी के साइन एंड सिम्टम्स हैं तो उसको हम लोग अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं और उसमें 100% सक्सेस होता है। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है प्रॉपर टाइमली स्क्रीनिंग की। यदि हम उसे टाइमली स्क्रीन कर लें तो कोई भी बच्चा आरओपी से ब्लाइंड नहीं होगा। और आरओपी से ब्लाइंड होने वाले बच्चे का आप ये समझिए कि हम 60 मतलब मान लें कि 80 ईयर्स तक जीना है, तो एक आदमी का 80 ब्लाइंड ईयर्स हम लोग जो है सो वो कर सकते। इतना बड़ा सामाजिक इम्पैक्ट जो हो सकता है वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है कि समय से उसको इवैल्यूएट करके उसको ट्रीट कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, ये काला मोतिया क्या होता है? बिल्कुल, वैसे काला मोतिया नाम में इटसेल्फ ही काला लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग। यस, और इसका नाम भी इसीलिए दिया गया है टू मेक पीपल अवेयर कि यस इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, एंड वी कॉल इट, मेडिकल साइंस में हम लोग साइलेंट किलर ऑफ साइट भी बोलते हैं। साइलेंट किलर बोलते हैं काला मोतिया को? एग्जैक्टली वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग समाज में जो डिस्कस करते हैं या जानते हैं या पब्लिक जानती है वो है कैटरैक्ट, जिसको हम लोग सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। नॉर्मली एज के साथ जो आपका लेंस है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज़ कर देता है, तो आपका जो लाइट है वो प्रॉपर रेटिना पे जाता नहीं और आपको कम दिखने लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिम्टम है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि भाई मेरी रोशनी कम हो रही है तो मुझे मोतियाबिंद हो गया। इसके इतर काला मोतियाबिंद में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ साइलेंट किलर ऑफ साइट। तो अब नेक्स्ट सवाल आपका यही होगा कि कोई सिम्टम ही नहीं है तो फिर आप डायग्नोज कैसे करिएगा? तो यहाँ अगेन कुछ तो सिम्टम होगा इसका। एग्जैक्टली मैं बताना चाहूँगा कि मेजरली कोई सिम्टम नहीं है, स्पेशली जिस स्टेज में हम लोगों को काला मोतिया को डायग्नोज करना है उस स्टेज में इसके कोई मेजर सिम्टम नहीं है। वैसे काला मोतिया 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा जिसके अंदर क्या है कि आंख के अंदर पानी निकलने का रास्ता जो है नॉर्मल होता है, और एक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है जिसमें आंख के अंदर पानी निकलने का जो रास्ता है वो सकड़ा होता है। तो जो एंगल क्लोजर वेरिएंट है वो सिम्टम्स के साथ होता है, उसके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स है वही होता है आँखों में दर्द होना, आँखें लाल हो जाना, आँख मतलब बल्ब के चारों तरफ रंगीन घेरा दिखाई देना, ये सब सिम्टम्स उसके होते हैं। लेकिन जो मोर कॉमनर वेरिएंट है वो है ओपन एंगल ग्लोकोमा, उसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। वो सिम्टम इसलिए नहीं होता है कि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जैसे कि आपको आँख को आप एक समझिए कि एक गुब्बारे का गोला है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो आँख के अंदर एक स्ट्रक्चर है जहाँ से फ्लूइड बनता है और एक जगह है जहाँ से फ्लूइड ड्रेन होता है। तो जो फ्लूइड का ड्रेनेज वाला रास्ता है उसके अंदर एजिंग के साथ धीरे धीरे करके ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अगेन मैंने बताया, आपने कह दिया है ये साइलेंट किलर है, हाँ, तो किल तो नहीं कर देगा, इलाज मुमकिन है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल मुमकिन है। इसीलिए मैंने कहा कि एक तो अवेयर होना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्लोकोमा के लिए जो है वो प्री डिस्पोज्ड हैं, उन लोगों को मतलब सब सजग होना ज़रूरी है। जैसे कि किसी के फैमिली में हिस्ट्री में ग्लोकोमा है, या किसी को डायबिटीज़ है, किसी को चश्मा लगा हुआ जिनको हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में कॉमन होता है ग्लोकोमा, और उन लोगों को आई स्पेशलिस्ट से सजेशन लेना चाहिए।
जी सर, हमने तमाम चीज़ों के बारे में बात कर लिया, बस एक जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे छोटा सा, इसका जवाब भी चाहेंगे कि आज देख रहे हैं बहुत सारी आंखों की बीमारी हो रही है। अक्सर हम देखते हैं आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, एक बहुत आम चीज़ है जो आते जाते रास्ते में भी लोगों में हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या हर वक्त अगर ऐसा किसी के साथ हो तो ये ड्राई आई की ही समस्या है या नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर धूल की वजह से भी हो सकता है? बहुत जनरल क्वेश्चन। बिल्कुल, टेक्निकली तो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, बट मेजरली इसका कारण ड्राई आई है। और अगेन ड्राई आई का मेन कारण यही है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बिना मोबाइल के हम लोग एक सेकंड नहीं रहते हैं। तो ये गैजेट यूज़ जो है वो सबसे बड़ा मतलब कॉज है आज के समय में ड्राई आई का। दूसरा हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगेन फिर खान पान और रहन सहन। तो ज़रूरी है कि हम अपने खान पान रहन सहन पे ध्यान दें, हम अपने गैजेट टाइम को थोड़ा कट शॉर्ट करें, तो इन सब चीज़ों से हम ड्राई आई से बच सकते हैं। और ड्राई आई के लिए बस सिंपल है कि हम एक कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, जस्ट लाइक स्किन वी कैन यूज़ ऑकुलर मॉइस्चराइजर्स। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा अपना ये कीमती समय हमें देने के लिए और तमाम जानकारी धन्यवाद, देने बहुत के लिए बहुत सर। धन्यवाद आप लोगों का।